हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने ठकाठक 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 ठक। और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। 2024 के चुनाव में देश के सामने खटाखट वाला आर्थिक मॉडल राहुल गांधी ने पेश किया था और इंडिया अलायंस ने उस आर्थिक मॉडल को ऐसे लपका था जैसे कोई संजीवनी बूटी मिल गई है। खटाखट 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 खटाखट। लेकिन देश ने उस बूटी को ही पी लिया होता तो क्या देश का भट्टा बैठने लगता? पांच गारंटियां, 7 गारंटियां, 10 गारंटियां, ये वो चुनावी पैकेज रहे जिसने कोविड के बाद के दौर में नरेंद्र मोदी विरोधी सत्ता के कई द्वार राज्यों में खोले। इनमें या तो बिजली, पानी, बस यात्रा इत्यादि के फ्री के वादे थे या ओल्ड पेंशन स्कीम और कर्ज माफी जैसी स्कीमें थी। कुछ राज्यों में मोदी विरोधियों को मिली इन्हीं चुनावी सफलताओं का अगला चरण राहुल का खटाखट मॉडल था। 2024 में राहुल के खटाखट पर ब्रेक जनता ने ही लगा दिया। लेकिन 2024 के पहले जिन राज्यों में ये लागू हो गया वहां क्या हो रहा है, चलिए उनकी सूरतें हाल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, फिक्रमंद हैं और दरिया दिल भी हैं। सुक्खू साहब ने ये कह दिया कि अगले 2 महीने का वेतन बाद में ले लेंगे। सिर्फ वही नहीं, उनके कैबिनेट सहयोगी भी ऐसा करेंगे। वो तो सभी विधायकों से भी ऐसा ही करने को कह रहे हैं। वजह हिमाचल प्रदेश की जेब टाइट चल रही है। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। सुक्खू साहब के शब्दों में आर्थिक सुधार जो अच्छा नजर आता है, इसलिए सैलरी नहीं लेंगे। अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। गजब की दलील है। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है लेकिन सैलरी रोकने की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री साहब कौन से आर्थिक सुधार की बात कर रहे हैं वही जाने, लेकिन आंकड़े उल्टी तस्वीर बता रहे हैं। कर लेने का दावा किया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम तो फिर आ गई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को डीए और एरियर मिलना बंद हो गया है। नतीजा ये है कि सुक्खू साहब उन्हें ये घुट्टी पिलाने को मजबूर हुए हैं कि भरोसा रखोगे ये भी मिलेगा, 6 महीनों में स्थिति सुधर जाएगी। अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियर में हमने देना है। ये सब चीजें साथ साथ। फ्री के चक्कर में फक्कड़ होने के खतरे के संकेत खटाखट मॉडल वाले हिमाचल प्रदेश से नहीं आ रहे। 2023 में कांग्रेस को फ्री के वादे की बड़ी ट्रॉफी कर्नाटक चुनाव जीतकर मिली थी, लेकिन आज उसी कांग्रेस के लिए जनता ही मानो बेवफा। फ्री के कल्चर को लेकर सवाल सिर्फ उन राज्यों पर नहीं जहां बीजेपी विरोधी सरकारें हैं। हाल में यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी भी चुनावी मुकाबला करने के लिए राज्य पर आर्थिक बोझ डालने वाले फैसले ले रही है। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में लाडली बहना स्कीम लॉन्च हुई। क्या मध्य प्रदेश की तरह इन 2 राज्यों में भी ऐसी परिस्थितियां थी कि लाडली स्कीम लॉन्च होती? वैसे लाडली स्कीम को लेकर बहस ये भी है, क्या ये अच्छी मुफ्त की योजना है कि लाडली बहना स्कीम ने हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को खुद के दम पर खर्च करने में मजबूत बनाया है। यहाँ ये भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी कई बार पब्लिक मंच से रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोल चुके हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर
वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि रेवड़ी बांटने और कल्याणकारी लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने वाली आर्थिक नीतियों में फर्क होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के विपक्ष के दाव के बीच मोदी सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, जिसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ छिपे हुए हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले तमाम लोग मानने लगे हैं कि गुड पॉलिटिक्स। कर्ज से हिमाचल सरकार का हाल बेहाल, खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। पहले तो वोट लेने के लिए कर दी बड़ी बड़ी बात, अब बिगड़ गए सूबे के हालात। तो बहुत किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, लोगों को लुभावने के लिए लुभावनी बातें की जाती हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो वादे केवल वादे बनकर रह जाते हैं। ऐसे ही वादों में इस वक्त हिमाचल सरकार फंसी हुई है, जहां हालात ऐसे हो। बहाल करने के कारण हमारी जो बोरोइंग है वो लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने को और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। और अनुमान है कि जिस तरीके से हिमाचल सरकार चल रही है, ये कर्जा बढ़कर मार्च 2025 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का खर्चा कहां होता है? दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। इसके अलावा सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते 1000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 3 स्कीम पर ही सरकार लगभग 20,000 करोड़। अगर हिमाचल में मुख्यमंत्री और संसदीय सचिव अगर 2 महीने की सैलरी भत्ता नहीं लेते हैं तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है।
बस ऐसा समझ लीजिए कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री को हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी और भत्ते के रूप में मिलते हैं। कुल मिलाकर 2 महीने में हो गए 5 लाख। हिमाचल सरकार में 10 मंत्री हैं और इन्हें भी हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2 महीने में इन मंत्रियों की सैलरी और भत्ते पर खर्च होते हैं कुल मिलाकर 50 लाख रुपए। 6 संसदीय सचिव हैं जिन्हें मिलते हैं महीने के 2.5 लाख रुपए। 6 संसदीय सचिवों को कितना फायदा हिमाचल को होगा, इस बात से आप समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आपके पास वादों को पूरा करने का बजट नहीं था, कमाई के साधन नहीं थे, तो फिर इतने वादे क्यों कर दिए? वोट पाने के लिए इतनी योजनाओं का ऐलान क्यों कर दिया? ओपीएस लागू करने की गारंटी क्यों दे दी? महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए भत्ते की गारंटी क्यों दी? 12 लाख